21 जून की सुबह 9 बजे अमेरिका ने लॉन्च किया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। सुबह 9:30 बजे के लगभग अमेरिका के मिजूरी स्टेट में स्थित द व्हाइट मैन एयरफोर्स बेस से दुनिया के सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट B-2 स्टेल्थ बॉम्बर प्रशांत महासागर में स्थित गुआम द्वीप की तरफ उड़ान भरते हैं। लेकिन यह उड़ान दुनिया को भ्रमित करने के लिए थी। यह एक ट्रैप था जिसे मिलिट्री में डेकॉय कहा जाता है। ईरान और इसराइल के बीच लगभग 12 दिन तक युद्ध चला, जिसमें बीच में अमेरिका भी कूदा और बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा कर दी। हालांकि सीज फायर घोषित होने के बाद भी कुछ समय तक लड़ाई जारी रही। आखिर इस युद्ध में किसकी जीत हुई, चलिए पहले पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं। 13 जून को इसराइल ने ईरान पर सरप्राइज अटैक करते हुए उसके मिलिट्री और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर हमला बोल दिया, जिसमें ईरान के बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। बदले में ईरान ने भी मिसाइल और ड्रोन से इसराइल पर धावा बोल दिया। इसराइल का फेमस एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम वैसे तो काफ़ी मजबूत माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद ईरान की कुछ मिसाइल्स इसराइल के डिफेंस सिस्टम को भेदने में कामयाब रही। ईरान की ज़्यादातर मिसाइल्स इसराइल के सिविलियन एरियाज में गिरे और साथ ही ईरान ने इसराइल के स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हाइफा पोर्ट को भी निशाना बनाया। हाइफा बंदरगाह इसराइल की सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक है, जो इसराइल के कुछ समुद्री व्यापार का 30% से अधिक संभालता है। यह इसराइल के नौसैनिक अड्डों के पास स्थित है और देश की पनडुब्बी बेड़े यानी कि सबमरीन फ्लीट का ऐतिहासिक ठिकाना भी रहा है, जिससे इसका सामरिक महत्व बढ़ जाता है। हालांकि दोनों ओर से एक हफ्ते से ज़्यादा गोलाबारी होती रही, लेकिन इसराइल जिस सफलता की उम्मीद कर रहा था वो उसको नहीं मिली। इसराइल के निशाने पर था ईरान का परमाणु कार्यक्रम, क्योंकि ईरान पहले कई बार धमकी दे चुका है कि इसराइल को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है और जिस दिन ईरान के पास परमाणु हथियार उपलब्ध होगा वह इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। इसराइल का कहना था कि वह सेल्फ डिफेंस में ईरान पर कार्रवाई कर रहा है। लगातार हमलों के बावजूद इसराइल ईरान के परमाणु संयंत्र को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सका। इसका कारण है ईरान के अभेद्य परमाणु संयंत्र। ईरान ने दुनिया का सबसे सुरक्षित परमाणु संयंत्र बनाया फोर्डो में, जिसको बनाने में उसे 3 साल लग गए। यह परमाणु संयंत्र 200 फीट धरती के अंदर बना हुआ है। इसको भेदना इसराइल की बस की बात नहीं थी। इस अभेद्य किले को अगर कोई भेद सकता था तो वह था अमेरिका का क्लस्टर बम। 21 जून की सुबह 9 बजे अमेरिका ने लॉन्च किया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। सुबह 9:30 बजे के लगभग अमेरिका के मिजूरी स्टेट में स्थित द व्हाइट मैन एयरफोर्स बेस से दुनिया के सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट B-2 स्टेल्थ बॉम्बर प्रशांत महासागर में स्थित गुआम द्वीप की तरफ उड़ान भरते हैं। लेकिन यह उड़ान दुनिया को भ्रमित करने के लिए थी। यह एक ट्रैप था जिसे मिलिट्री में डेकॉय कहा जाता है। इसे रणनीति के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका उद्देश्य दुश्मन को धोखा देना या उसका ध्यान भटकाना होता है, ताकि वास्तविक लक्ष्य को बचाया जा सके या उस पर हमला किया जा सके। असल में वो 7 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर जो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने हैं, मिजूरी से ईस्ट की तरफ उड़ान भरते हैं। 37 घंटे की लंबी उड़ान के बाद, जिसमें B-2 एयरक्राफ्ट्स को हवा में रिफ्यूलिंग भी करनी पड़ती है, ये एयरक्राफ्ट्स ईरान के एयर स्पेस में एंटर करते हैं और 22 जून की सुबह 4:30 बजे दुनिया के सबसे सुरक्षित परमाणु संयंत्र फोर्डो पर GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिरा देते हैं। GBU-57 वह बम है जो धरती के अंदर 200 फीट तक पेनिट्रेट कर सकता है। यानी कि अगर धरती के अंदर किसी भी सुरक्षित बंकर को तबाह करना है तो US इसी बम का इस्तेमाल करता है। इसके साथ ही अमेरिका इस्फहान और नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटीज को भी निशाना बनाता है। इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं कि ईरान के तीनों परमाणु संयंत्र नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं। हालांकि इस बात की अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को कितना नुकसान पहुंचा है, क्योंकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने किसी भी प्रकार की रेडिएशन होने से इनकार किया है। कुछ खबरों में यह भी कहा जा रहा है कि हमला होने से पहले ईरान ने यूरेनियम को कहीं और शिफ्ट कर दिया था और साथ ही यह भी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि ईरान के पास कुछ ऐसे परमाणु संयंत्र हैं जिसके बारे में दुनिया को अभी तक पता ही नहीं है। US के हमले के बाद ईरान ने रिटेलिएशन की धमकी दी। ईरान के पास 2 ऑप्शन थे। पहला कि अमेरिका के गल्फ में स्थित मिलिट्री बेसिस पर हमला करना और दूसरा ऐसा कदम जो सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख देता। आपको पता है दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल गल्फ कंट्रीज़ में प्रोड्यूस होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वह एकमात्र समुद्री रास्ता है जो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को मिलाता है और दुनिया के 20% तेल का ट्रांसपोर्ट इसी रास्ते से होता है और इसको कंट्रोल करते हैं ईरान और ओमान। ईरान इस रास्ते को बंद करने की धमकी दे चुका था और ईरान की संसद में इसके लिए प्रस्ताव भी पास कर दिया था।
अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाता तो दुनिया में तेल की कमी से हाहाकार मच जाता। लकीली ईरान ने यह ऑप्शन नहीं चुना। ईरान ने कतर के अल उदीद में स्थित अमेरिकी एयरबेस पर सोमवार 23 जून 2025 की शाम को मिसाइल से हमला कर दिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमला करने से पहले ईरान ने कतर को आगाह कर दिया था। ऐसा लगता है कि यह हमला सिंबॉलिक ज़्यादा था, जिसका मकसद यूएस को नुकसान पहुंचाना कम और ईरान की जनता के बीच संदेश पहुंचाना ज़्यादा था। एक तरीके से ईरान की यह दिखाने की कोशिश थी कि हमने अमेरिकी हमले का बदला ले लिया है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप की इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू से बातचीत चल रही थी और कतर के माध्यम से ईरान को भी सीज फायर के लिए मनाने की कोशिशें हो रही थी और 24 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। हालांकि इजराइल और ईरान ने कुछ ही घंटों में सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। तो इस लड़ाई में किसने क्या खोया और क्या पाया? इजराइल का मकसद था ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को पूरी तरह से रोकना। अभी सिर्फ यह कहा जा सकता है कि इसमें वह आंशिक रूप से सफल रहा, क्योंकि ईरान के मुख्य परमाणु संयंत्रों को नुकसान तो पहुंचा है, लेकिन क्या यह नुकसान ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से रोक देगा? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। इजराइल का दूसरा मकसद था मिडिल ईस्ट में मिलिट्री और एयर सुपीरियॉरिटी साबित करना, जिसमें वह कामयाब रहा। अब अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका का मकसद भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना था, लेकिन उसका असली मकसद ईरान में रजीम चेंज करके ईरान की सत्ता में एक ऐसे आदमी को बिठाना था जो अमेरिका के इशारों पर नाचे, जैसा कि उसने 1950 के दशक में किया था। लेकिन अभी तक ऐसा लगता है अमेरिका अपने मकसद में कामयाब नहीं रहा। गल्फ में अधिकांश ऐसे देश हैं जिनके अमेरिका से अच्छे संबंध हैं या जिनके यहाँ अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं। ईरान ही एक ऐसा देश है जो अमेरिका के खिलाफ रहा है। अगर अमेरिका ईरान से अच्छे संबंध बना लेता है तो यह चीन और रूस के लिए एक सेटबैक होगा, लेकिन अभी ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। ईरान की बात करें तो जैसा ईरान ने बार बार बोला है कि उसका मकसद इजराइल को समाप्त करना है, उसमें तो ईरान ने कोई सफलता प्राप्त नहीं की, उल्टा उसको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। उसके लिए राहत की बात सिर्फ इतनी है कि अमेरिका जैसे पावरफुल कंट्री के सामने उसने घुटने नहीं टेके और लगातार इजराइल पर हमला किया। अपने सर्वोच्च नेता खामेनेई को अभी तक सुरक्षित रखने में वो कामयाब रहा है। अगर देखा जाए तो इस लड़ाई में कोई क्लियर विनर नहीं है। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कुछ साल पीछे ज़रूर धकेल दिया है, लेकिन ईरान का कहना है कि उसके पास वह टेक्नोलॉजी है जिससे वह कुछ सालों में फिर से अपने परमाणु कार्यक्रम को शुरू कर सकता है। दुनिया के लिए राहत की बात यह है कि युद्ध ने तेल सप्लाई को ज़्यादा प्रभावित नहीं किया और युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 में परिवर्तित नहीं हुआ। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपकी कुछ कमेंट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।